सैलरीड तबका है, हम कितना टैक्स दे रहे हैं, यकीन माने आप सुन के रो पड़ेंगे। फिर आपको ये बताएंगे जी कि बांग्लादेश ने क्या किया, भारत का एक दफा फिर मुंह तोड़ दिया। फिर आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान अमीर हो गया जी, डॉलर कहां से कहां पहुंचा दिया, पाकिस्तान के जो ज़खायर हैं उनकी बात कर रहा हूं, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे जो PSL की 2 नई टीम्स हैं, ये कौन सी हैं, कितने में बिकी, किन्हों ने खरीदी और क्यों यही 2 टीमें थी, इसके अलावा कोई 2 टीम्स या कोई और नाम क्यों आपके सामने नहीं आया, ये जानिएगा। अब फिर आपको ये बताएंगे कि पहले आपको पता चला होगा या पता चलता होगा कि लाइट चली गई, होता है, हम सबके साथ हो चुका है, लेकिन अब लाइट नहीं जाएगी जी, अब लाइट नहीं जाएगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये जानिएगा, एक बड़ा जबरदस्त काम हो गया है। फिर हम आपको ये बताएंगे कि एक सर्वे हुआ है, एक बहुत जबरदस्त सर्वे हुआ है, जिस सर्वे में ये बताया गया कौन कहां पे खड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज कहां खड़ी हैं, PTI कहां खड़ी है, PMLN कहां खड़ी है, पाकिस्तान की फौज कहां खड़ी है, ये पूरी की पूरी डिटेल आज हमसे जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि PTI जमान पार्क पहुंच चुकी है, जी हां, दोबारा से जमान पार्क पहुंच गई है, लेकिन जमान पार्क क्यों पहुंची है, इसके पीछे एक राज है, ये जानिएगा। फिर आपको ये बताएंगे कि इंडियन स्टॉक एक्सचेंज के साथ क्या हुआ, मोदी जी का मुंह दोबारा काला हो गया, बार बार हो रहा है, लेकिन इस बार क्यों हुआ ये भी जानिएगा। सबसे पहले जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आज की शॉर्ट स्टोरीज होंगी, लेकिन जावेद चौधरी साहब का कॉलम पढ़ने के लिए JavedCH.com पे जाना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना। गपशप के लिए मैं चौधरी साहब को कहूंगा नहीं क्योंकि वो करते ही नहीं, इसलिए सीधा स्टोरी पे आता हूं। मुझे ये बताइएगा चौधरी साहब कि ये जो हम कितना टैक्स दे रहे हैं सैलरी का। अब देखिए, ये जुलाई और दिसंबर के इनकम टैक्स की जो अदाद-ओ-शुमार है वो बाहर निकले हैं और उसके मुताबिक तनख्वाहदार तबका जो है ना उससे 265 अरब रुपया टैक्स दिया 6 महीनों में, और ये टोटल जो पाकिस्तान के अंदर टैक्स बनता है उसका 10% है, और ये बहुत ज्यादा है, ये ज़हन में रखिए। और ये रियल स्टेट का जो टैक्स है उससे दुगना है, यानी टोटल जो रियल स्टेट सेक्टर ने जो टैक्स दिया उससे दुगना तनख्वाहदार तबके ने पाकिस्तान के अंदर टैक्स दे दिया, और ये पिछले साल से 9% ज्यादा है, यानी 23 अरब रुपए ज्यादा है। और बजाय इसके कि इकोनॉमी को देखा जाए तो इकोनॉमी को अगर देखें तो फिर ये टैक्स कम होना चाहिए था, लेकिन ये टैक्स बढ़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ जो तनख्वाहदार तबका है वो टोटल, यानी अगर मजमूई तौर पर देखा जाए तो 38% टैक्स देता है वो अपनी इनकम का। अगर फर्ज करें कि आपकी इनकम लाख रुपए है तो 38,000 रुपए जो है ना आपका टैक्स में कट जाएगा, लेकिन ये डायरेक्ट टैक्स 38% है। अगर दूसरा मिला ले, मैंने एक बार कैलकुलेट किया था तो तकरीबन 65% तक चला गया था, क्योंकि उसके साथ फिर हिडन टैक्सेस बहुत हैं कि अगर इतने पैसे हो जाएं तो फिर लमसम में इतने पैसे जमा करवाने पड़ेंगे, फिर ये हो जाए तो फिर इतने जमा करवाने पड़ेंगे। तो ये सिर्फ 38% पे नहीं रुकता, ये उससे ऊपर भी जाता है, ठीक है, और बाज़ औक़ात ये 65% तक भी चला जाता है। अगर आप कॉर्पोरेट मुलाजमीन को देखें तो उनका जो टैक्स है उसके अंदर 14% इजाफा हुआ इस साल, 117 अरब रुपया ऐड हुआ है उसके अंदर। और अगर नॉन कोऑपरेटिव जो मुलाजमीन है और उनको अगर आप देख लें तो उनके टैक्स में 13% इजाफा हुआ, यानी 82 अरब रुपये उनका भी पड़ गया। तो ये टैक्स जो है वो जो गरीब आदमी है, जो मजदूरी कर रहा है, जो जॉब कर रहा है, मजदूरी होता है जॉब करने वाला बंदा, और क्या होता है, इससे ज्यादा मजदूर क्या हो सकता है, उस बेचारे को बहुत टैक्स देना पड़ता है। चौधरी साहब आपको खून अपने अंदर और मेरे अंदर बड़ा कम नहीं लगता, लगा काफी चूसा गया। चले अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। बांग्लादेश ने क्या जवाब दिया भारत को, ये जान। अब ये सबसे पहले तो इसका था कि वो मुस्तफीजुर रहमान साहब एक सारे खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं उनके, और उन्होंने शाहरुख खान साहब ने उनको ले लिया था। उसके ऊपर वहाँ पे शाहरुख खान को गद्दार करार दे दिया गया, ऐसा लगता था उनके घर के ऊपर हमला होगा। फिर उन्होंने मदद कर ली उससे, उन्होंने कहा जी हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो ही खबर बाहर गई तो बांग्लादेश जो BCB है, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड, तो उसे फौरी तौर पे ICC को खत लिख दिया। उन्होंने कहा कि जनाब हम अब अगला मैच जो होगा वो इंडिया के अंदर नहीं खेलेंगे, वर्ल्ड कप के लिए आपको हमें श्रीलंका शिफ्ट करना पड़ेगा, हम इंडिया में मैच नहीं खेल सकते क्योंकि हमारे खिलाड़ियों की वहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर नहीं है। तो उसके बाद फिर जो जय शाह साहब हैं जो ICC के चेयरमैन हैं, अमित शाह के वो बेटे हैं, साहबजादे हैं, उन्होंने खत लिख दिया BCB को कि जनाब आपको मैच तो इंडिया में खेलने पड़ेंगे। तो उसके जवाब में BCB ने आज एक खत लिख दिया, उन्होंने कहा जी कुछ भी हो जाए हम मैच इंडिया के अंदर नहीं खेल रहे, हमने श्रीलंका के अंदर ही मैच खेलना है। तो अब ये जो फड्डा है ना ये बढ़ता चला जा रहा है, और इसके ऊपर इंडिया के अंदर बड़ी आग लगी। उन्होंने कहा कि तुम होते कौन हो, क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, और हम तो तुम्हें चला रहे हैं, अगर हम तुम्हें बाहर निकाल देंगे क्रिकेट से तो तुम तो किसी जगह मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। भाई बात यह है कि इंडिया का जो क्रिकेट है वो इसीलिए है कि दूसरी टीमें खेल रही हैं। अब अगर दूसरी टीमें निकल जाती हैं या अपना एक अलग वो बोर्ड बना लेती हैं और वो आपस में खेलना शुरू कर देती हैं तो इंडिया कहाँ स्टैंड करे। उन्हें बस जोम है कि हमारी मार्केट बड़ी है जी, पैसा हमारी तरफ से ज्यादा आता है, बस इन्हें चाहिए क्रिकेट बोर्ड को चौधरी साहब सिर्फ एक लेटर जो इनकी तरफ से था उसमें एक लफ्ज होना चाहिए था, BCB ही लिख देते, जिसमें BC का वर्ड मतलब कुछ और होता और B का मतलब भारत होता। पीछे लोग खुद ही जुमला बना लेंगे, क्या बनता। चलिए अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी पे। भारत के साथ बनती है, मोदी के साथ दुगनी बनती है। अच्छा, भारत के अलावा हमारे पास जो स्टोरी है पाकिस्तान के वाले से बहुत अच्छी स्टोरी है। डॉलर ज़खायर कहां तक पहुंचे? पाकिस्तान के जो डॉलर ज़खायर हैं पिछले 45 माह में सबसे ज्यादा हो गए हैं। 21 अरब और 20 करोड़ डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान के अकाउंट में आ गए हैं, और एक हफ्ते के अंदर 18 करोड़ डॉलर पाकिस्तान के अकाउंट में गिरे हैं, और ये पिछले 45 माह के अंदर ये सबसे ज्यादा इस वक्त डॉलर रिजर्व्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्टेबल होता चला जा रहा है।
अगर ये $50 बिलियन तक चले गए तो पाकिस्तान बहुत ज्यादा एक्सेल करेगा, और मुझे लगता है कि 50 बिलियन तक इसको ले जाएंगे ये। अच्छा, जिस तरह ये लगे हुए हैं, मुझे लगता है कि 2-4 साल की गेम है, ये $50 बिलियन को क्रॉस कर जाए। और अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर पाकिस्तान आप देखेंगे कि किस तरह वो फ्लाई करता है, जिसको कहते हैं ना, जमीन से टेक ऑफ कर जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा चौधरी साहब, अब लाइट जाने पे जो आप गाली देते हैं वो तो मैं आपसे पूछ नहीं सकता, लेकिन ये मैं नहीं पूरी देता, पूछ लेता हूं। मैं हमेशा बर्दाश्त करता हूँ। लाइट चली जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लाइट आ जाए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सुन रहे हो वापडा वालों, खींच लो, ठीक है, हम तो दे देते हैं। अच्छा चौधरी साहब बताइएगा कि अब बिजली नहीं जाएगी, हम ये क्यों कह रहे हैं? अब इसकी वजह ये है कि जितनी भी बिजली बनाई जाती है उसके मुख्तलिफ सोर्सेज होते हैं। मसलन पानी से बिजली बनाई जाती है, डैम बनाते हैं, उसके पे टरबाइनें लगाते हैं, उससे बिजली बनती है। दूसरा सोलर से बिजली बनाई जाती है, फिर फर्नेस ऑयल से जो होता है ना, ये बिजली फर्नेस ऑयल से भी बनती है, डीजल से डायरेक्ट भी बनती है, पेट्रोल से भी बनाई जाती ठीक है। है। फिर इसके साथ साथ जो विंड पावर है उससे भी बिजली बनाई जाती है। ये सारे जो सोर्सेज होते हैं फिर एक जगह पे इकट्ठे होते हैं, जिसको नेशनल ग्रिड कहते हैं। कि मसलन आपके पास 6 सोर्स हैं, वो सारे इकट्ठे होकर नेशनल ग्रिड के अंदर फेंकेंगे। अब ये सारी बिजली जो डिफरेंट चैनल से आ रही है उसको फिर इंटीग्रेट किया जाता है, इंटीग्रेट करके फिर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये जो इंटीग्रेशन का सिस्टम है वो बड़ा फ्रेजाइल है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है उसके अंदर स्पार्क हो जाता है, कोई गड़बड़ हो जाती है, प्रॉपर इंटीग्रेशन नहीं हो पाती तो ब्लास्ट कर जाता है। और नेशनल ग्रिड अगर ब्लास्ट कर जाए, नेशनल ग्रिड के अंदर कोई लूचा आ जाए या फॉल्ट आ जाए या कोई ग्लिच आ जाए जिसको कहते हैं प्रॉपर है, तो उसके बाद वो बिजली चली जाती है। और जब बिजली चली जाए तो उसको रिस्टोर करने में घंटों और बाज़ औक़ात दिन लग जाते हैं। आपको पता है पिछले कोई 2-3 साल पहले पाकिस्तान का ग्रिड उड़ गया था, आपको अंदाजा होगा, तो बड़ा तकरीबन 24 घंटे लग गए थे बिजली को दोबारा बहाल करने में। उससे पहले भी एक बार इस तरह हुआ था कि प्रॉपर पूरा सिस्टम ही चौक कर गया था, और बहुत खौफनाक किस्म का पाकिस्तान के अंदर भी बहरान आया था। ये जंग के दरमियान भी पाकिस्तान ने इंडिया की बिजली बंद कर दी थी। अच्छा, बहरहाल अब उसके अंदर जो है ना, नेशनल ग्रिड के अंदर जो ग्लिच आ जाए तो उसको रिमूव करने के लिए चाइना ने एक नई टेक्नोलॉजी बनाई है। और अब वो जो टेक्नोलॉजी है वो जब लगा दी जाती है नेशनल ग्रिड में, तो इंटीग्रेशन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाए तो उसको 1 सेकंड के 10वें हिस्से में उसको हल कर देता है। वो खुद ही आइडेंटिफाई करता है कि इशू क्या आ रहा है और किस सोर्स से आ रहा है, और उसको उसी वक्त वो ठीक कर देता है। तो इससे अब मुझे लगता है कि दुनिया में बिजली बंद हो सकेगी 1 सेकंड का 10वां हिस्सा उसके अंदर ही। मतलब थोड़ा स्पार्क होगा, ऐसे जैसे होता है ना पलक झपकी, थोड़ा सा इस टाइप का होगा कि बिजली बंद हुई और उसके बाद रीस्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, चाइना इस्तेमाल कर रहा है, 12 दूसरे मुल्कों को उसने दे दी है। मुझे लगता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होनी शुरू हो गई तो फिर बिजली बंद नहीं होगी, कम से कम नेशनल ग्रिड की वजह से बंद नहीं होगी। अगर आपके पास सोर्स कम है तो अलग बात है कि कंजम्पशन ज्यादा है और बिजली कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर तो डेफिनेटली लोड शेडिंग होगी फिर, लेकिन वो लोड शेडिंग होगी, कोई स्पार्क से या किसी फॉल्ट से बिजली बंद नहीं होगी। मतलब हमारी लाइट जा ही जाए पाकिस्तान में। नियत का फाल्ट इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। चलें जी, ठीक है, चलें जी। अब बताते हैं जी नेक्स्ट स्टोरी। PSL 11 में 2 टीमें मजीद शामिल हो गई हैं। कौन सी 2 टीम्स हैं, इनके बारे में डिटेल जान। अब देखिए, आज कल एक ऑक्शन हुई है और लाइव दिखाई गई है। बड़ी अच्छी बात है, पूरी कौम ने बल्कि पूरी दुनिया ने लाइव ऑक्शन देखी कि किस तरह वहाँ पे बोली हो रही थी। मैं खुद भी देख रहा था। और उसके अंदर एक जो टीम है वो हैदराबाद के नाम से बिकी है और दूसरी सियालकोट के नाम से बिकी है। जो हैदराबाद की टीम है वो फवाद सरवर साहब हैं, उनका ग्रुप है FKS ग्रुप। उसने 175 करोड़ में, यानी 1 अरब 75 करोड़ रुपए में उन्होंने ये खरीद लिया। ठीक है टीम। और दूसरी सियालकोट है, और सियालकोट जो है वो उजी डेवलपर है एक, जिसको मैं माजर चाहता हूँ, पिछला जो व्लॉग था उसमें हम जी कह गए क्योंकि उजी है। उस वक्त तक मुझे चीज़ों का की क्लैरिटी नहीं थी, उस वक्त ये हो रहा था ऑक्शन जिस वक्त हमने वो प्रोग्राम किया था। पर उजी डेवलपर जो है उसने 185 करोड़ में, यानी 1 अरब 85 करोड़ में उन्होंने सियालकोट की टीम खरीद ली है। और ये जो उजी ग्रुप है इसके मालिक हमजा मजीद साहब हैं, और हमजा मजीद साहब जो लाहौर में काम करते हैं और ये डेवलपर हैं। ठीक है। और वो जो हैदराबाद के फवाद सरवर साहब हैं वो मुख्तलिफ काम करते हैं, उनके मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं और फूड और एग्रीकल्चर के अंदर उनका ज्यादा बड़ा काम। उनका ताल्लुक हैदराबाद के अंदर है। और दूसरे जो है मेरा ख्याल है ये लाहौर के हैं, लेकिन सियालकोट के साथ इनको बड़ी दिलचस्पी है। तो ये 7वीं और 8वीं टीम है जी। और इसके अंदर एक कंफ्यूजन है। अली तरीन साहब जो वो ज़ाहिर है मुल्तान सुल्तान उनके पास थी, अब उन्होंने शायद उसको क्विट कर दिया है या फिर वो उनका कोई केस चल रहा है। कोई क्लैरिटी इसके बारे में मुझे नहीं है। उन्होंने क्विट कर दिया। मुल्तान सुल्तान का बनेगा क्या ये सवाल? ये नहीं, आप या तो दोबारा बिकेगी शायद या फिर किसी और को दे दी जाएगी। अब देखते हैं आने वाले दिनों में क्या बनता है। तो इस तरह अब हमारे पास जो टोटल टीम है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, कराची किंग्स है, पेशावर ज़ल्मी है, कोयटा ग्लैडिएटर्स है, लाहौर कलंदर है, और उसके बाद अब मुल्तान सुल्तान का पता नहीं है। हैदराबाद एक नई टीम आ गई है, सियालकोट एक नई टीम आ गई। टोटल PCB को जो इन सारी टीमों का फायदा हो रहा है वो 360 करोड़ का हो रहा है। 360 करोड़ इसमें जो आज ये 2 टीमों का 360 करोड़ रुपया इनको आज मिलेगा। और ये जो मैचेस हैं 26 मार्च से लेकर 3 मई तक हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। और इसके अंदर बड़े बड़े खिलाड़ी आ रहे हैं, इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हैं, पाकिस्तान के बड़े खिलाड़ी भी हैं, कुछ नए खिलाड़ी भी हैं। और ये रौनक लगने वाली है 26 मार्च से लेकर 3 मई तक पाकिस्तान के अंदर। बड़ी बड़ी अचीवमेंट है, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को मुबारकबाद पेश करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ग्रेजुअली ऐसा साइज बढ़ रहा है हमारी जो है ना फ्रेंचाइज साइज बढ़। ठीक है, अच्छा चलें अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी ये भी जी कि एक
سروے ہوتا ہے, سروے ہونا بہت ضروری ہوتے ہیں آپ کے ملک میں. آپ نے یہ جاننا ہوتا ہے کہ آپ کی عوام, آپ کے نوجوان کیا سوچ رہے ہیں, جو کام آپ کر رہے ہیں اسے وہ مطمئن بھی ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. اسی طرح ایک بہت بڑا سروے کنڈکٹ ہوا ہے, اس سروے کے نتائج کیا آئے ہیں یہ آپ کو بتاتے ہیں. اب میں سروے کی طرف تو آؤں گا, لیکن یار ایک چیز ہے جس کا اعتراف کرنا مجھے پڑے گا, بلکہ بڑے دکھی دل کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ اعتراف کرنا پڑے گا. وہ اعتراف یہ ہے کہ میں نے آج تک کوئی گورنمنٹ نہیں دیکھی پاکستان کے اندر کہ جس کے دور میں سروے ہوا ہو اور اس سروے میں اس گورنمنٹ کو سپورٹ نہ ملے ہو, یا یہ نہ کہا گیا ہو کہ یہ گورنمنٹ جو پرفارم کر رہی ہے وہ کمال کر رہی ہے, ٹھیک ہے, یا یہ جو لوگ ہیں یا یہ جو شخصیات ہیں وہ کمال کر رہے ہیں. اور جب وہ شخصیت چلی جاتی ہے یا پھر وہ گورنمنٹ ختم ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہ سروے الٹ ہو جاتا ہے. تو اس چیز کی مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. جناب پریل مشرف کے دور میں ہوتا تھا, جناب پریل مشرف صاحب چلے گئے, اس کے بعد وہ سروے سارے آؤٹ ہو گئے. لیکن جو صاحب نمبرز ابھی اچھے آ رہے ہیں نا, ابھی نمبرز کو دیکھ کے تم کہہ سکتے ہیں یہ جو سروے ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں نمبر اس کے ہیں, لیکن میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ فار دا ٹائم بینگ ہوتا ہے. آج اگر عمران خان صاحب کی گورنمنٹ آ جائے نا, میں آنیسٹلی کہہ رہا ہوں, اور ان کا ایک سروے آ جائے گا اور اس سروے میں بتایا جائے گا کہ یوں کر کے پاکستان اوپر جا رہا ہے اور بڑی اسٹیبلٹی آئی, لیکن اس کے باوجود میں لیکن جو اسٹیٹ بینک کے نمبرز کہاں سے لائیں گے وہ؟ اچھا وہ پی ٹی آئی سے نہیں پوچھنا, کارکردگی نہیں پوچھنی, میں بھول جاتا ہوں. بہرحال یہ ایک پولیٹیکل سروے ہوا ہے 2026 کا, ریسرچ اینڈ انالیسس انسٹیٹیوٹ ہے, RAI اس کا نام ہے. اس نے 25,000 نوجوانوں سے جا کے سوال کیے ہیں اور اس سوالوں کے جواب میں یہ پتہ چلا ہے کہ سوال ایک تھا کہ کیا ملک جو ہے وہ درست سمت میں جا رہا ہے. 2024 میں لوگوں کا, نوجوانوں کا خیال یہ تھا کہ 8% نوجوانوں کا یہ خیال تھا کہ ہاں درست جا رہا ہے. اب یہ 2026 میں آ کے یہ 26% ہو گیا. تو لوگوں کے اندر یہ رائے انکریز کر رہی ہے کہ ملک جو ہے اس کی سمت درست ہے. 18% بڑھ گئی. تو دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ملک کی جو سمت ہے وہ غلط ہے, تو اس میں 2024 میں 79% لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہماری سمت غلط ہے اور اس کا نقصان ہوگا پاکستان کو. اب وہ کم ہو کے 46% پہ آ گیا. تو ایک سائزبل تبدیلی اس کے اندر بھی ہے. پھر ریٹنگ کی گئی ہے فوج کی کارکردگی کی, اور اس ریٹنگ کے مطابق جو ہے پہلے 2024 میں ریٹنگ تھی 2.57, 2025 میں تھی 2.78, اور اب جو 2026 میں 3.36 ہے. یعنی جو فوج کی کارکردگی ہے اس کی ریٹنگ میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, لوگ زیادہ مطمئن ہو گئے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ عوامی اعتماد میں اضافہ ہوا ہے اور موجودہ گورنمنٹ سے اطمینان جو ہے 40% اس کے اندر اضافہ ہوا ہے. یعنی آپ 2025 میں یہ 27% تھا اور اب یہ 40% پہ آ گیا ہوا ہے. اور پی ٹی آئی کی مقبولیت جو ہے اس کے اندر 7% کمی آئی ہے, اور پاکستان مسلم لیگ نون کی جو مقبولیت ہے اس کے اندر 9% اضافہ ہوا ہے. اب سروے آ گیا اور میری دعا ہے کہ اس سروے کے اوپر یہ سوسائٹی اور یہ حکومت قائم رہ سکے اور واقعی اس طرح پاکستان ترقی کرتا جائے, بجائے اس کے کہ کل ایک اور سروے ہو اور اس سروے کے بالکل الٹ قسم کے تاثرات جو ہیں وہ لوگ دے دیں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی یہ سروے کو پی ٹی آئی کو پکڑا دیں, الٹ کر کے آپ کو دے دیں گے. کون سا مسئلہ آپ کے اندر ایک بغض ہے پی ٹی آئی کے خلاف. ریئلٹی کو بغض کہتے ہیں. چلیں اب چلتے ہیں جاگے. جو صاحب پی ٹی آئی زمان پارک پہنچ گئی ایک لمبے عرصے کے بعد, ابھی کیا کر رہے ہیں؟ محمود اچکزئی صاحب راجہ صاحب کو لے کے وہ پہنچ گئے ہیں جی وہاں زمان پارک, اور وہاں پہ کھڑے ہو کر انہوں نے تقریر کی. انہوں نے کہا کہ لاہور بھی ہمارا اپنا شہر ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھ کے پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے. لاہوریوں نے ہم سے ہمیشہ محبت کی ہے, ہم نے لاہور سے بڑی محبت کی ہے اور ہم اپنے شہر میں آ گئے. اب اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب تک زمان پارک میں بیٹھے رہے انہوں نے بڑا زبردست قسم کا مقابلہ کیا اسٹیبلشمنٹ کا اور گورنمنٹ کا. اگر آپ کو یاد ہو, روز وہاں پہ ایک مجمع لگتا تھا, باہر کھڑے ہو کے لوگ بڑھ کے مارتے تھے, وہاں پہ ڈھول بجائے جاتے تھے, وہاں پہ ناشتوں کا بندوبست کیا جاتا تھا, وہاں فنڈ ریزنگ ہوتی تھی اور ایک گلوبل نیوز بنتی تھی اس زمانے میں. اس کے بعد عمران خان صاحب کو وہاں سے گرفتار کر لیا گیا. جو ہی عمران خان صاحب وہاں سے نکلے, آپ ذرا دیکھو نا کہ عمران خان صاحب زمان پارک سے نکل نہیں رہے تھے. پھر دو شخصیات کا نام لیتے ہیں عمران خان صاحب, ایک پرویز خٹک صاحب کا نام لیتے ہیں اور دوسرے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب کا نام لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ عدالت آ جائیں, حاضری دیں, نہیں تو آپ کے خلاف سزا ہو جائے گی اور یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے غلطی یہ کی کہ وہاں سے زمان پارک سے نکلے اور وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہو گئے. جب یہاں پہ کچہری پہنچے تو دروازے توڑ کے, کھڑکیاں توڑ کے, ویل چیئر پہ اوپر عمران خان صاحب تھے, ٹانگیں ان کی جواب دے گئی تھی, کھڑے ہو نہیں سکتے تھے وہ ہیں, اور اچانک پھر ان کو وہاں سے اٹھایا گیا تو اٹھ کے دوڑ بھی پڑے وہ, اور اس کے بعد ان کو پکڑ کے انہوں نے گرفتار کر کے ان کو جیل میں ڈالا اور اس کے بعد پھر انہوں نے جیل سے باہر نہیں آنے دیا. تو یہ جو چیز ہے وہ عمران خان صاحب کے ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے. عمران خان صاحب کا خیال یہ ہے کہ زمان پارک ان کے لیے لکی ہے اور جب تک وہاں پہ رونق رہی, وہاں پہ لوگ آباد رہے یا وہ گھر آباد رہا, اس وقت تک میری سیاست چلتی رہی. اور جو ہی میں وہاں سے نکلا ہوں تو اس کے بعد میرا ڈکلائن شروع ہو گیا. تو اب انہوں نے خود فیصلہ کیا ہے کہ میری پارٹی جا کے وہاں پہ بیٹھے گی, زمان پارک کو آباد کرے گی تاکہ ہماری ریوائول ہو سکے. تو محمود خان اچکزئی صاحب اور اس کے بعد جو راجہ ناصر عباس صاحب جو ہیں وہ اپنا قافلہ لے کے وہاں پہنچ گئے. راستے میں ان کے اوپر حملے بھی ہوتے رہے اور کوئی نامعلوم لوگ بھی آ کے حملے کرتے رہے, لیکن بالآخر وہ زمان پارک پہنچ گئے. چوہدری صاحب جب 9 مئی ہوا تھا تو یہ زمان پارک میں ہی تھے نا؟ زمان پارک میں نہیں, وہاں سے گرفتار ہو گئے تھے نا,
ये 9 लेकिन मई हो सकती है गिरफ्तारी रौनकें- के बाद हुई थी ना। नहीं, ये इमरान रौनकें खान को तब हुई थी ना गिरफ्तार सर। इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो 9 मई हुई थी ना, 7 मई को गिरफ्तार हो गए ना वो, तो उसके बाद 9 मई हुआ था ना, इसी वजह से। नहीं, उस वक्त जो हब था वो तो 9 मई का ज़मान पार्क था ना, उस टाइम ज़मान पार्क पे। तो अब भी महमूद खान असगज़ई साहब वहाँ पहुँच गए हैं और इन्होंने अब ज़मान पार्क के दरवाजे खोल लिए हैं और वहाँ पे अब एक्टिविटी रोज़ शुरू हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसका नतीजा क्या निकलता है। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब का क्लेम ये है और साथ साथ बुशरा बीबी का क्लेम ये है कि जनाब ज़मान पार्क हमारे लिए बड़ा लकी है। अब देखते हैं कि क्या वाकई लकी है या नहीं है। चलें ठीक है जी, आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी। भारत का मुंह काला और मोदी जी का मुंह शदीद काला। पहले तो वो गौमूत्र पीते थे, अभी नहा रहे हैं उससे। यकीन माने ये हालात आ गए हैं जब आपको बताएंगे ट्रंप ने ये हालत उनकी की है, टब भर के दे दिया। अब ये आपको बताते हैं स्टोरी जावेद चौई साहब। अब जो अमेरिका के अंदर से एक स्टोरी निकल रही है, वो स्टोरी ये निकल रही है कि वो तमाम मुल्क जो रशिया से पेट्रोल खरीदते हैं, तेल खरीदते हैं, उन सब के ऊपर 500% टैरिफ लगा दिया जाए ताकि वो उनकी इकॉनमी वायबल ही नहीं रहे, वो टोटल क्रैश कर जाए। तो अब उसके अंदर इंडिया जो है, चाइना और इंडिया दोनों आ रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि चाइना ने भी पेट्रोल वहाँ से खरीद रहा है और इंडिया भी खरीद रहा है, और दोनों की इकॉनमी जो है वो रशियन ऑयल की बुनियाद पर चल रही है। वेनेजुएला भी शामिल था उसके अंदर। वेनेजुएला के ऊपर तो ट्रंप ने कब्जा कर लिया, वहाँ से तेल अब नहीं आएगा, और दूसरा जो तेल का सोर्स है वो रशिया है। तो अब जब ये खबर निकलनी शुरू हुई कि 500% टैरिफ लग रहा है, तो इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो क्रैश कर गए, बड़ी बुरी तरह क्रैश की। और उसके अंदर पिछले 4 दिनों के अंदर 9 लाख करोड़ नुकसान हुआ। 9 लाख करोड़? 9 लाख करोड़, यानी 1 करोड़ उसको ज़रब दे दें 9 लाख से। साहब मोदी तो गए हो फारिग हो गया ये। बहुत ज्यादा रकम है। पाकिस्तान के अंदर भी आपको पता है कि जो एक पॉइंट होता है ना स्टॉक एक्सचेंज का, वो कितने करोड़ का होता है पाकिस्तान का, बताओ जरा। मुझे नहीं आइडिया। मुझे वैसे सर देखें, पैसों का पता होने के लिए पैसे होने जरूरी हैं। वो आपके पास हैं, आप बता दीजिए। गरीब आदमी को ज्यादा पता होता है पैसों का, उसको मैं जरूरत सोचता ही नहीं। पाकिस्तान का जो आज से कोई 5 साल पहले, अब तो उसके अंदर भी इजाफा हो गया होगा कि जो स्टॉक एक्सचेंज हमारी ग्रो कर रही है उसमें 1.25 करोड़ का था। अच्छा, तो जब 1 पॉइंट कोई पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज नीचे आती है तो 25 करोड़ नीचे आते हैं, ठीक है। अगर 100 पॉइंट आ जाए तो उससे आप अंदाजा लगा लो कितना, और जब 1000 पॉइंट हो जाए तो कितना। इसीलिए होता है कि जब 2-4 हज़ार पॉइंट्स नीचे आती है तो कहते हैं खरबों रुपए का नुकसान हो गया। ओके। तो अब इंडियन जो स्टॉक एक्सचेंज है वो ज़्यादा बड़ी है, तो वहाँ पे जब 4 दिन उसका रिसेशन होता है या उसको धचका लगता है या उसको कोई प्रॉब्लम आता है, तो उसमें फिर 9 लाख करोड़ लोगों का नुकसान हो जाता है। 9 लाख करोड़ रुपए लोगों का नुकसान हो जाता है। इंडियन रुपीज है। इंडियन रुपीस। वाह वाह, इसको डबल कर लें पाकिस्तानी रुपयों में। बिल्कुल ठीक है। मोदी जी ये लानतें बरकरार रहेंगी और जारी रहेंगी। अब देखिए आपके साथ होता क्या क्या। अच्छा, अब चलते हैं जी हमारी आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी। अब मैं ये कहता हूं जी कि पाकिस्तान की रियासत इस वक्त अफगानिस्तान, हिंदुस्तान और इमरान 3 जगह लड़ रही है। सीरियसली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कम से कम जरूर है। अब होता क्या है जी कि पाकिस्तान के लिए जब भी कुछ अच्छा हो, पाकिस्तान की कोई बाहर प्रोजेक्शन हो जाए, पाकिस्तान अपने जहाज बेच रहा है, अरबों डॉलर्स की डील्स हो रही हैं। मतलब आप 1-1 अरब डॉलर लेने के लिए IMF के आगे खड़े होते हैं। यहां अरबों डॉलर्स का आप चीजें अशिया खुद बेच रहे हैं, आपको पैसे आने वाले हैं। पर प्रॉब्लम क्या है कि PTI और उसके जो मुल्का अकाउंट है, नॉट डायरेक्ट पॉलिटिकल PTI, वो अकाउंट जो PTI मानती नहीं है उनके हैं, लेकिन हैं उन्हीं के, ये उन्हें भी पता है। जो उन्होंने विंग रखा हुआ है हर अच्छे काम पे तनकीद करने के लिए, तो उन्होंने एक तूफान उठा दिया कि ये जो आप बेच रहे हैं ये आप नहीं बेच रहे हैं, ये कुछ और है। तो ये डिटेल बताते हैं कि JF-17 थंडर की स्टोरी क्या है। हमारे जो एयर चीफ हैं वो सऊदी अरब के दौरे पे हैं, वहाँ पे उनकी मुलाकातें हो रही हैं। एक तो सऊदी एयरलाइन जो एयरफोर्स है उसके जो चीफ हैं उनके साथ हो रहे हैं, और उसके साथ साथ जो बाकी वहाँ पे अहम तरीन लोग हैं उन सब के साथ उनकी मुलाकातें हो रही हैं। तो कल से एक खबर आनी शुरू हुई, राइटर ने खबर दी थी। सबसे पहले उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अपने 2 अरब डॉलर जो हैं वो एडजस्ट कर लिए हैं सऊदी अरेबिया के साथ, क्योंकि सऊदी अरेबिया से हमने 2 अरब डॉलर कर्ज लिया हुआ था जो हमने अपने स्टेट बैंक पर रखा हुआ है। और साथ खबरों ने ये दी कि ये 2 अरब डॉलर जो हैं वो उसके साथ एडजस्ट होंगे, साथ ही 2 अरब डॉलर और पाकिस्तान को मिलेंगे, क्योंकि 4 अरब डॉलर का सौदा हुआ है। और ये जो 4 अरब डॉलर का सौदा हुआ है ये JF-17 थंडर के लिए हुआ है, यानी कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को JF-17 थंडर जो है वो तैयारी देगा, और इस तरह पाकिस्तान का जो तैयारा है वो हरमैन शरीफ है इनकी हिफाजत करेगा, और ये पाकिस्तान के लिए बड़े इजाज़ की और इज़्ज़त की बात है। और इससे एक तो 2 अरब डॉलर जो हमारे अकाउंट के अंदर हैं वो एडजस्ट हो जाएंगे, 2 अरब डॉलर हमें मजीद मिल जाएंगे, तो इससे पाकिस्तान की इकॉनमी मजबूत हो जाएगी। तो ये बड़ी खुशखबरी थी। अब उसके ऊपर कुछ लोग हैं जो मेंगनियाँ डाल देते हैं, जो भी जितनी भी दूध की बड़ी कढ़ाई होगी साफ़ सुथरी होगी उसके अंदर कोई एक आध मेंगनी फेंक के उस दूध को गंदा कर दिया जाएगा। कुछ लोग इसके ऊपर एतराज़ कर रहे हैं कि ये खबर बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब सऊदी अरब के पास F-15 हैं, F-35 उसने ले लिया हुआ है, अभी यूज़ करने वाला है अमेरिका से, F-16 उनके पास मौजूद हैं, और उसके साथ साथ राफेल भी हैं, बहुत सारे तैयारे जो दुनिया जहान के जो लेटेस्ट जितने भी जहाज़ हैं जब उनके पास वहाँ पे मौजूद हैं, तो उनको एक छोटा जहाज़ जो JF-17 है वो लेने की क्या ज़रूरत है, उनको क्या फ़ायदा होगा। तो उनका कहने का मकसद ये है कि खबर बिल्कुल गलत है और ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है।
اب مسئلہ دو ہے. ایک تو یہ ہے کہ جب کوئی انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ خفیہ نہیں ہوتا, وہ سب کے سامنے ہوتا ہے. تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اگر کوئی معاہدہ ہو رہا ہے, ایگریمنٹ ہو رہا ہے تو وہ خفیہ رہ جائے. اور جب رائٹر نے اس کو اناؤنس کر دیا ہے تو سعودی عرب کی طرف سے اس کی ریجیکشن آ جاتی ہے اگر یہ غلط ہوتا. تو ابھی تک کسی جگہ پہ اس کی مذمت نہیں ہوئی, ریجیکشن نہیں ہوئی, ریبٹل نہیں آیا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو تسلیم کریں. ایک دوسری بات یہ ہے کہ جب امریکہ کے پاس اتنے بڑے بڑے طیارے ہیں, F-15 ہے, F-35 ہے, تو پھر اسے واقعی JF-17 لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بات ویلڈ ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو سعودی عرب کا ڈیفینس ہے وہ سارے کا سارا ویسٹرن پاورز کے پاس ہے, یا وہ فرنچوں کے پاس ہے, یا وہ برٹش کے پاس ہے, یا پھر جرمنوں کے پاس ہے, یا پھر امریکہ کے پاس ہے. امریکہ سب سے بڑا جو ڈیفینس جو سپلائر ہے سعودی عرب کا وہ امریکہ ہے. اب اگر فرض کر لیں کہ خدا نخواستہ کل سعودی عرب کی ان کے ساتھ کھٹپٹ ہو جاتی ہے, گڑبڑ ہو جاتی ہے تو یہ سارے کے سارے جہاز اور طیارے جو ہوں گے یا اکوپمنٹ ہوگا یہ یوز لیس ہو جائے گا, کیونکہ اس کے سافٹ ویئر نہیں دیے جائیں گے, اس کے ہارڈ ویئر نہیں دیے جائیں گے, ان کو چلانے والے ایکسپرٹس نہیں دیے جائیں گے, اور ان کو سیٹلائٹ کمیونیکیشن یا سیٹلائٹ سپورٹ ہے وہ نہیں ملے گی, مینٹیننس ختم ہو جائے گی. تو اب سعودی عرب جو نا بہت عقل مندی کا مظاہرہ کر رہا ہے. پہلے اس کا ڈیفینس پیکٹ تھا امریکہ کے ساتھ, اس نے پاکستان کے ساتھ بھی وہ ڈیفینس پیکٹ بڑا کر لیا ہوا ہے. تو اب وہ ایسا اکوپمنٹ لے رہا ہے کہ جو مشکل وقت میں بھی ان کے کام آ سکے, اور وہ جو اکوپمنٹ ہے وہ پاکستان اور چائنا کا بنا ہوا ہے. یہ F-17 چائنا اور پاکستان کی مشترکہ پروڈکشن ہے. تو اب وہ ایک پراپر جو ہے ایک ڈیولپ کر رہا ہے ایک پلان بی یا ایک دوسرا سپورٹنگ سسٹم. تو اس کے اندر اسے پاکستان کی بھی ضرورت ہے, چائنا کی ضرورت ہے. چائنا سے ڈائریکٹ وہ اس لیے نہیں لے سکتا کہ وہ لائی ہے امریکہ کے, تو امریکنز مائنڈ کر جائیں گے. البتہ پاکستان جو ہے دونوں کا اتحادی ہے, امریکہ کا بھی اور سعودی عرب کا بھی, تو پاکستان سے یہ ہتھیارے لیے جا سکتے ہیں. تو یہ اس کی بنیادی وجہ ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ اب اس کو مان لینا چاہیے. پاکستان کی اگر اچیومنٹ ہے تو کھلے دل کے ساتھ اس کو ماننا چاہیے. اور پاکستان جو ہے نا اس وقت تک JF-17 جو ہے وہ آذربائیجان پہ بیچ چکا ہے, برما میں بیچ چکا ہے, سوڈان کو بیچ چکا ہے, بنگلہ دیش کو بیچ چکا ہے, عراق ہے, لیبیا ہے, سعودی عرب ہے, بہت ملک ہیں. اور یہ سارے سودے اگر مٹیریلائز ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد جو پاکستان کی اکانومی ہوگی وہ کہیں سے کہیں چلی جائے گی. اور JF-17 اس لیے بھی بک رہے ہیں کہ اس جو ہماری جنگ تھی اس کے اندر JF-17 پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے بیٹل ٹیسٹڈ ہے نا. بالکل ٹھیک ہے جی. بڑے سے بڑا جہاز بھی ہو تو سب سے ضروری جو دنیا اس کے لیے دیکھتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جنگ لڑی ہے, اس میں اس کی کامیابیاں کیا تھی. جو انڈین سموسا ہے وہ کیوں پٹ گیا, جیسے ہم تیجس انہوں نے نام رکھا ہوا سموسا, تو ہم لوگ اسے بولتے ہیں, وہ اسی لیے کہ بھائی وہ ایئر شو میں بھی گر گیا. لاسٹ جو ایئر شو تھا اس میں ہمارے ایئر چیف کو ملنے کے لیے